Okay, in this lecture we will see telegraph and telephone line. टेलीग्राफ लाइन पे आप देखिए, इसमें एक सिंगल कंडक्टर है और अर्थ को यहाँ पे एज आ सेकंड कंडक्टर यूज़ किया है। तो टेलीग्राफ लाइन देखने पे कैसी दिखती है? अनबैलेंस ट्रांसमिशन लाइन दिखती है। क्यों? क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है और अर्थ को यदि देखा जाए तो अर्थ एक कंडक्टर की तरीके से बिहेव कर रहा है जिसका साइज़ बहुत बड़ा है। तो दोनों के क्रॉस सेक्शनल एरिया में डिफरेंस है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत बड़ा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है। तो ये कैसा ट्रांसमिशन लाइन होगा? अनबैलेंस्ड होगा। और ख़ास बात, इसमें ये फॉरवर्ड पाथ है और अर्थ को कैसे ले रहा है? एज अ रिटर्न पाथ। ये किसका एग्जाम्पल है? टेलीग्राफ लाइन का है। और साथ ही साथ यदि देखा जाए टेलीफोन लाइन में, तो टेलीफोन लाइन इज़ अ टू कंडक्टर सिस्टम है। तो कॉस्ट वाइज देखा जाए तो ये हमारे लिए बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसमें एक सिंगल कंडक्टर हमने यूज़ किया है, इसमें हमने टू कंडक्टर्स यूज़ किए हैं। तो कॉस्ट इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। अच्छा, दूसरी बात, इसमें रिटर्न करंट के लिए कौन सा पाथ यूज़ कर रहे हैं? अर्थ यूज़ कर रहे हैं। इसमें इसको फॉरवर्ड पाथ बोलते हैं, इसमें ये रिटर्न पाथ कहलाता है। इसमें रिटर्न पाथ के लिए हम अलग से कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं। तो सोच के देखिए, बैटरी पावर किस में ज़्यादा लगेगी? इसमें कम लगेगी, इसमें बैटरी पावर ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों कंडक्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं। आप सोच के देखिए कि ये मैकेनिकल फॉल्ट यदि आ गया तो किस में इन दोनों में से किस में मैकेनिकल फॉल्ट आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है? तो मेरा जवाब है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें दो कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं और इसमें एक ही कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे ब्रेक हो गया तो मैकेनिकल फॉल्ट आ गया। क्या इसके रिटर्न पाथ पे मैकेनिकल फेलियर हो सकता है? किसी भी तरीके का नहीं हो सकता, लेकिन इसके केस में हो सकता है। तो मैकेनिकल फेलियर आने के चांसेस ज़्यादा किस में है? टेलीफोन लाइन में। तो एक बार फिर से बताता हूँ कि टेलीग्राफ लाइन में क्या है? ये सिंगल कंडक्टर दिख रहा है। अर्थ को हम यूज़ करते हैं एज आ सेकंड कंडक्टर। ये अनबैलेंस ट्रांसमिशन लाइन है। इसकी कॉस्ट कम होगी, इसमें बैटरी पावर कम लगेगा, इसमें मैकेनिकल फेलियर होने के चांसेस कम हैं। लेकिन यदि टेलीफोन लाइन को देखा जाए तो टेलीफोन लाइन में टू कंडक्टर सिस्टम है, इसमें बैटरी पावर ज़्यादा लगेगी, मैकेनिकल फेलियर होने के चांसेस इसमें ज़्यादा होंगे। ये दोनों का मैंने क्या कर दिया? कंपैरिजन कर दिया। तो आप देखिए कि मान लीजिए आपके पास ये कौन सी लाइन है। यदि देखने पे क्या पता चलता है? देखने पे ये पता चलता है कि ये अर्थ यूज़ कर रहा हूँ, तो पक्की बात है टेलीग्राफ लाइन है। तो दो तरीके की सिग्नल्स हम लगाते हैं, दो तरीके की। इसको बोलते हैं सिंगल करंट वर्किंग, इसको बोलते हैं डबल करंट वर्किंग। तो सिंगल कैसा है? सिंगल करंट वर्किंग देखा जाए तो एक यूनिपोलर सिग्नल दिख रहा है। यूनिपोलर मतलब जिसमें केवल पॉजिटिव वैल्यूज़ हों। देखिए, जब डेटा है तो उसे मार्क कहते हैं, जब डेटा नहीं है तो स्पेस कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे जीरो है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे स्पेस है तो जीरो है। तो जब डेटा रहेगा तो क्या कहेंगे? मार्क। जब डेटा नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे? स्पेस। तो आप देखिए, एक ही पोलरिटी का सिग्नल यूज़ किया है, +0 तो एक ऐसा सिग्नल दिखेगा यूनिपोलर। लेकिन डबल करंट वर्किंग, ये इस वाले को डबल करंट वर्किंग कहते हैं। जब डेटा रहेगा तो मार्क, जब डेटा नहीं रहेगा तो क्या कहते हैं? स्पेस कहते हैं। लेकिन स्पेस के साथ साथ इसमें साइन कैसा है? नेगेटिव है। प्लस भी यूज़ कर लिया और माइनस भी यूज़ कर लिया। तो सोचिए, इसको क्या कहेंगे? बाईपोलर सिग्नल कहेंगे। तो आप इसको ऐसा सिग्नल कभी दिखे तो आप इसको क्या बोलिए? यूनिपोलर। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस टाइप में दिख रहा है, इसमें प्लस माइनस दोनों दिख रहे हैं, तो इसको बाईपोलर बोलेंगे। जब डेटा रहेगा तो मार्क कहेंगे, जब डेटा नहीं रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? स्पेस कहेंगे। तो हम इस तरीके के पल्सेस को कहाँ लगाते हैं? अपने टेलीग्राफ लाइन पे लगाते हैं। तो आप यहाँ से देखिए कि ये दोनों सिग्नल आपको कैसे दिखते हैं? पीरियोडिक सिग्नल दिखते हैं
और किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, ए नॉट कॉस 0t। ऐसा कौन सा सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, डीसी सिग्नल। तो ये कौन सा टर्म होगा, डीसी टर्म। A1 cos ओमेगा टी, इसको बोलते हैं, ओमेगा यूज़ हो रहा मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। A2 cos 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा क्या कहलाता है, सेकंड हार्मोनिक कहलाता है। 2 ओमेगा क्या कहलाता है, सेकंड हार्मोनिक। 3 ओमेगा क्या कहलाएगा, थर्ड हार्मोनिक। n ओमेगा क्या कहलाएगा, nth हार्मोनिक। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, B0 sin 0t, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। 0 मल्टीप्लाई बाई B0 क्या हो जाएगा, 0, मतलब ये टर्म तो ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 है तो उसको क्या बोलेंगे, डीसी टर्म बोलेंगे। ओमेगा क्या कहलाएगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। 2 ओमेगा क्या कहलाएगा, सेकंड हार्मोनिक। 3 ओमेगा क्या कहलाएगा, थर्ड हार्मोनिक। 4 ओमेगा क्या कहलाएगा, फोर्थ हार्मोनिक। और n ओमेगा क्या कहलाएगा, nth हार्मोनिक। तो आप सोच के देखिए इस फोरियर सीरीज़ की लेंथ कितनी होगी, ये इनफाइनाइट तक जाएगी। आप दूसरी बात ये भी सोचिए कि आपने पीरियोडिक सिग्नल को किस में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, डीसी कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में ब्रेक कर दिया, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, nth हार्मोनिक में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो आप इसको दूसरे वर्ड्स में कैसे बोल सकते हैं कि पीरियोडिक सिग्नल को हम डीसी कंपोनेंट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, nth हार्मोनिक में हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखिए इन सभी का सम क्या प्रोड्यूस करेगा, पीरियोडिक सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। मान लीजिए इनमें से एक भी टर्म अब्सेंट हो गया तो क्या पीरियोडिक सिग्नल मिलेगा, मेरा जवाब है नहीं। तो इन सभी को मिला के क्या बना, पीरियोडिक सिग्नल बना। तो चलिए आपको होपफुली ये समझ में आया होगा। पहला टर्म डीसी, दूसरा टर्म फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तीसरा सेकंड हार्मोनिक, ये तीसरा वाला सेकंड हार्मोनिक, 3 ओमेगा वाला थर्ड हार्मोनिक, n ओमेगा वाला nth हार्मोनिक। तो चलिए इसको ग्राफिकली भी देख लेते हैं। ग्राफिकली कैसा दिखेगा, डीसी टर्म फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1 सेकेंड लिखा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। 1 सेकंड में कितनी साइकिल, देखिए रेड वाले को देखिए 1 सेकंड में कितनी साइकिल, 1। इस ग्रीन वाले को देखिए 1 सेकंड में कितनी, 2 साइकिल। तो मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 ओमेगा। अच्छा इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए 1 2 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 3 ओमेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 4 ओमेगा। ये सभी कंपोनेंट्स मिलके, ये सभी कंपोनेंट्स ऐड होके क्या प्रोड्यूस करते हैं, पीरियोडिक सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। तो आप सोच के देखिए कि मैंने पहले भी आपको 2 तरीके के डिस्टॉर्शन बताए हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन और आपको फेज डिस्टॉर्शन या डिले डिस्टॉर्शन बताया। तो मान लीजिए कि अल्फ़ा मतलब एटीन्यूएशन किसका फंक्शन हो जाए, फ्रीक्वेंसी का। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए अल्फ़ा की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो मान लीजिए एक ऐसा रिलेशन है, तो आप इस रिलेशन को देखिए, यानी ये रिलेशन आपको ये बोलता है कि आप जैसे जैसे फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे अल्फ़ा एटीन्यूएशन का अमाउंट बढ़ता जाएगा। मतलब हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मतलब कैसे, हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 5 ओमेगा, 6 ओमेगा, 7 ओमेगा, 9 ओमेगा, 12 ओमेगा, आप इस तरीके, ये कैसे कंपोनेंट्स हैं, हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हैं। हायर फ्रीक्वेंसीज़ के लिए एटीन्यूएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एटीन्यूएशन ज़्यादा होगा तो हायर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाएंगी। तो क्या ऐसा हुआ क्या कि हायर फ्रीक्वेंसी हमने खो दिया, हमने लॉस कर दिया, किसकी वजह से, एटीन्यूएशन की वजह से। यानी हमारी हायर फ्रीक्वेंसीज़ क्या हो गई, डिस्टॉर्ट हो गई। इसलिए हम इस डिस्टॉर्शन को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन बोलते हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि एक भी कंपोनेंट यदि डिसअपीयर हो जाए तो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन मिलेगा। और डिस्टॉर्शन को याद करिए, चेंज इन शेप को क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन बोलते हैं। अब आप दूसरा टाइप का डिस्टॉर्शन याद करिए।
डिले डिस्टॉर्शन। तो ये क्या है, फेज़ वेलोसिटी। आपको याद करिए कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में केवल एक वेव नहीं चलती है, बहुत सारी वेव्स चलती हैं। मान लीजिए एक सिंगल वेव है, सिंगल वेव की वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, फेज़ वेलोसिटी बोलते हैं। और पूरे ग्रुप ऑफ वेव्स की वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, फेज़ वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। तो आप फेज़ वेलोसिटी को देखिए, फेज़ वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, ओमेगा बाई बीटा। मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए ओमेगा है, 5 ओमेगा है, 6 ओमेगा है, 9 ओमेगा है, तो आप सोचिए कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो फेज़ वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। मान लीजिए ये आपके पास सोर्स है और ये आपके पास लोड है, तो सोच के देखिए वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, 9 ओमेगा वाले की सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी। फिर उससे कम किसकी होगी, 6 ओमेगा, फिर उससे कम 5 ओमेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, ओमेगा के प्रोपोर्शनल है। तो आप सोचिए कि ये यहाँ से इस सोर्स से वेव चली और लोड तक पहुँची, तो सबसे पहले कौन पहुँचेगा, 9 ओमेगा, फिर उसके बाद 6 ओमेगा, 5 ओमेगा, फिर उसके बाद ओमेगा। तो सबका अराइवल टाइम अलग अलग होगा, सबका अराइवल टाइम अलग अलग होगा। इससे जो डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होता है उसको डिले डिस्टॉर्शन कहते हैं। ऐसा होने पर आपको आउटपुट सिग्नल ऐसा मिला, क्या आपका आउटपुट सिग्नल चेंज हो गया, उसका शेप चेंज हो गया, बिल्कुल हो गया। तो इस तरीके के डिस्टॉर्शन को हम क्या बोलते हैं, डिले डिस्टॉर्शन कहते हैं। तो आप याद रखिए कि ये फ्रीक्वेंसी और फेज़ डिस्टॉर्शन दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, लीनियर डिस्टॉर्शन के एग्जाम्पल हैं। टेलीग्राफ लाइन में इन दोनों तरीके के डिस्टॉर्शन होते हैं। टेलीग्राफ लाइन में फ्रीक्वेंसी और फेज़ डिस्टॉर्शन होता है। अच्छा, दूसरी बात, ये देखिए ये कौन सा लाइन है, टेलीग्राफ लाइन है। इस टेलीग्राफ लाइन में अर्थ को क्या यूज़ कर रहा हूँ, एज अ रिटर्न पाथ यूज़ कर रहा हूँ। ये फॉरवर्ड करंट है, यहाँ से घूम के रिटर्न करंट यहाँ पे आई। आप देखिए कि स्पेस पे बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती हैं। आप देखिए इन स्पेस में बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती हैं, तो इसका क्या होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब स्पेस पे चलेंगी तो एक करंट इंड्यूस करती हैं अर्थ सरफेस के अंदर। आप मेरा ग्राउंड वेव प्रोपगेशन का एक लेक्चर देख लेना, ये कैसे इंड्यूस होता है। ये बेसिकली इमेज थ्योरी यहाँ पे लगाते हैं, इसका इमेज बना दीजिए आप। तो यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, देखिए आपके चार्जेस मूव कर रहे हैं क्या, बिल्कुल मूव कर रहे हैं। क्या चार्जेस का मूवमेंट करंट प्रोड्यूस करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। मतलब अर्थ सरफेस के अंदर बहुत सारी करंट्स होंगी, बहुत सारी करंट्स होंगी। तो ये वाली जो करंट है हमारे इस करंट के साथ इंटरफेयर कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा नॉइस हमारे एक्चुअल करंट के साथ और दूसरी भी करंट हो सकता है ऐड हो जाए। तो जो दूसरी करंट ऐड हो गई हमारे करंट के साथ, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, नॉइस की तरीके से हो जाएगा। तो आप सोच के देखिए सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि नॉइस की वैल्यू आपकी बढ़ गई। तो एक बार फिर से समझिए, ये हमारा एक्चुअल करंट है, इंड्यूस करंट ने क्या किया, इंटरफेयर किया। तो ये इंटरफेरेंस वाले जो सिग्नल्स हैं उनको, इंटरफेरेंस वाले करंट को हम एज अ नॉइस ट्रीट करेंगे, तो हमारा नॉइस बढ़ गया, तो हमारा सिग्नल टू नॉइस रेशियो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा साथ साथ और भी देखिए कि टेलीफोन लाइन के साथ प्रॉब्लम क्या है। आप याद करिए कि R/L = G/C, ये क्या कहलाती है, कौन सी कंडीशन कहलाती है, डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन के लिए कंडीशन कहलाती है। तो आपने कभी R को, इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप क्या करते हैं, एटीन्यूएशन को रिड्यूस करने के लिए कंडक्टर के ऊपर कुछ ना कुछ क्या लगाते हैं, टर्न्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टर्न्स लगाते हैं। इसको क्या कहते हैं, लोडिंग ऑफ द कॉइल। आप मेरा पिछला लेक्चर देख लेना। और मैंने आपको पहले भी एक ग्राफ बताया है कि एटीन्यूएशन किसका ज़्यादा होगा, अनलोडेड केबल का कि लोडेड केबल का। तो मेरा जवाब है एटीन्यूएशन कम होगा लोडेड केबल का, और अनलोडेड केबल का एटीन्यूएशन ज़्यादा होगा। तो मेरे को क्या बात समझ में आई इस ग्राफ से, कि एटीन्यूएशन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय लोडिंग ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो टेलीफोन लाइन के साथ
एक प्रॉब्लम है कि इसमें कंटिन्यूअस लोडिंग करनी पड़ती है। लोडिंग भी बहुत सारी होती है, इसमें क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूअस लोडिंग करना पड़ता है। लम्प्ड लोडिंग इसमें नहीं कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हालांकि यहाँ पे एक बात ये समझ में आती है कि टेलीफोन लाइन में एटेन्यूएशन को मिनिमाइज़ किया जा सकता है बाई लोडिंग। दूसरी बात क्या होती है कि टेलीफोन लाइंस में बहुत सारे कंडक्टर्स एक साथ रन करते हैं, तो ये इसका पहले कंडक्टर का सिग्नल दूसरे कंडक्टर में इंटरफेयर कर सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम क्रॉस टॉक कहते हैं। दूसरी बात, टेलीफोन लाइंस को हमेशा पावर लाइन से दूर रखना चाहिए। मान लीजिए आपके पास एक पावर लाइन है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है सपोज दैट, तो इसका थर्ड हार्मोनिक क्या होगा, 150। 20th हार्मोनिक क्या होगा, 1000 होगा। मान लीजिए आपका टेलीफोन लाइन है, उसमें आप फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हो 1000 हर्ट्ज, तो क्या ये वाला 1000 हर्ट्ज इसके साथ मिल सकता है, इसके साथ इंटरफेयर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारी टेलीफोन लाइन को पावर लाइन से दूर रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका कोई भी हार्मोनिक इसके साथ क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। तो होपफुली आपको ये टेलीफोन लाइन और टेलीग्राफ लाइन समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। टेलीग्राफ लाइन में क्या यूज़ करना है, सिंगल कंडक्टर, अर्थ एज अ रिटर्न पाथ यूज़ करते हैं। टेलीफोन लाइन में 2 कंडक्टर यूज़ करते हैं। अच्छा, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव सोल्यूशन है, मैकेनिकल फेलियर के चांसेस कम हैं, बैटरी पावर कम लगेगी। आप किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में, या ये यहाँ पे देखिए जो है आपके पास जो दिख रहा है, ये क्या है, एक टेलीग्राफ लाइन है। आप इसको यूनिपोलर बोलते हैं, इसको बाईपोलर बोलते हैं। ये जब डेटा रहेगा तो मार्क कहेंगे, जब डेटा नहीं रहेगा तो स्पेस कहेंगे। ये पीरियोडिक सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल को डीसी कंपोनेंट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, nth हार्मोनिक में ब्रेक कर सकते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या बताई, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये फंडामेंटल है, ये सेकंड हार्मोनिक है, ये थर्ड हार्मोनिक है। फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन बताया कि ओमेगा बढ़ने से अल्फ़ा बढ़ जाएगा, तो हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट डिसअपीयर हो जाएंगे, इसे फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन कहते हैं। और साथ ही साथ आप देखिए कि डिले डिस्टॉर्शन क्या कहलाता है, कि हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ज़्यादा वेलोसिटी के साथ चलेंगे एज़ कम्पेयर टू लोअर फ्रीक्वेंसी। तो 2 तरीके के डिस्टॉर्शन किस में मिलते हैं, टेलीग्राफ लाइन पे, और ये दोनों किसके एग्जांपल हैं, लीनियर डिस्टॉर्शन के एग्जांपल हैं। आपको मैंने क्या बताया कि अर्थ में जो इंड्यूस करंट होती हैं वो हमारी एक्चुअल करंट से इंटरफेयर कर सकती हैं, तो हमारा सिग्नल टू नॉइस रेशियो बढ़ जाएगा। टेलीफोन लाइन के साथ प्रॉब्लम क्या है, तो टेलीफोन लाइन में सबसे पहली चीज़ मैं बताया कि टेलीफोन लाइन में हमें कंटिन्यूअस लोडिंग करनी पड़ती है। लोडिंग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ़ टर्न्स को बढ़ाते हैं। नंबर ऑफ़ टर्न्स को बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, तो हमें ये डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन की कंडीशन अचीव हो जाएगी। दूसरी बात, टेलीफोन लाइन में क्या प्रॉब्लम होती है, क्रॉस टॉक की प्रॉब्लम होती है कि ये कंडक्टर का सिग्नल किसके साथ इंटरफेयर कर जाए। टेलीफोन लाइन को पावर लाइन से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इसका कोई भी हार्मोनिक्स, ये हार्मोनिक्स है, ये हार्मोनिक्स इसके साथ क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। तो होपफुली आपको ये सब बातें समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।